नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपके टॉपिक का नाम है उपभोग परिकल्पनाएं, कंजप्शन हाइपोथेसिस। तो इस टॉपिक को आज शुरू करेंगे हम, और आज हम पढ़ेंगे उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सर्वप्रथम इसकी विवेचना है कहाँ की गई है, तो कीन्स की पुस्तक दी जनरल थ्योरी है 1936 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें सबसे पहले उपभोग फलन की विवेचना की गई है, यानी कि कीन्स ने ये प्रतिपादित किया था। अब देखिए, समाज का जो समस्त उपभोग होता है वो समस्त उपभोग समस्त आय पर निर्भर करता है। समस्त उपभोग समस्त आय पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखें कि जब आय बढ़ती है तो कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है। उपभोग से आपको अर्थ पता ही होगा आपको उपभोग का। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब आय घटती है तो उपभोग की मात्रा भी घट जाती है। तो ये बात आप अपनी नॉर्मल सी लाइफ में लागू करके देखिए। अगर आपकी आय ज़्यादा है तो आपकी उपभोग की मात्रा बढ़ेगी। अगर आय हमारी कम है तो हम उपभोग भी कम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, उपभोग फलन क्या है फिर? ये जो आय बढ़ती है उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है, आय घटती है उपभोग की मात्रा भी घटती है। तो ये जो उपभोग और आय के बीच का जो संबंध है इसे ही उपभोग फलन कहा जाता है। यानी कि उपभोग फलन उपभोग तथा आय के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। उपभोग फलन उपभोग तथा आय के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद में बात करें, उपभोग फलन जो है वो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के शर्त उपभोग का जो खर्च है उसका स्तर क्या है ये बताता है हमें। उपभोग फलन आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के खर्च का स्तर क्या है ये हमें बताता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गणितीय रूप में, पहले देखते हैं गणितीय रूप में। तो जैसा मैं आपको बता के आया हूँ कि जब आय बढ़ती है तो कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है, आय घटती है तो उपभोग की मात्रा भी घटती है। और ये जो उपभोग और आय का ये जो संबंध है इसे ही क्या कहा जाता है? उपभोग फलन कहा जाता है। तो यानी कि C बराबर F फिर वाई डी। अब C से क्या अर्थ है, F क्या है, वाई डी क्या है, ये सब हम अब यहाँ पर बात करेंगे। तो C से अर्थ क्या है? C से अर्थ है उपभोग, ठीक है, उपभोग। और जो यहाँ पर वाई डी है ये है हमारी प्रयोज्य आय। ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा प्रयोज्य आय क्या है, ठीक है। और F दर्शा रहा है इन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध, ठीक है। ये तो हो गया एक गणितीय रूप में। अब इसके बाद में हम बात करें सरल रेखीय रूप में, तो सरल रेखीय रूप में होगा C बराबर A प्लस बी वाई डी। C बराबर A प्लस बी वाई डी, ये एक सरल रेखीय रूप में उपभोग फलन होगा और ये एक गणितीय रूप में होगा या सूत्र रूप में भी इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे A क्या है? A स्वायत्त उपभोग है। A क्या है? स्वायत्त उपभोग है, ठीक है। और ये वाई डी आई गया, प्रयोज्य आय है। यहाँ पर B क्या है? B है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी कि डेल्टा C बटे डेल्टा वाई। ये सब बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, उपभोग जो है वो प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उपभोग जो है वो प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय ये जो मैंने लिखकर बताया है आपको कि वाई डी जो है वो प्रयोज्य आय है। तो प्रयोज्य आय है क्या वो देखिए, आय में से कर को घटाने के बाद खर्च करने योग्य आय प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो खर्च करने योग्य आय प्राप्त होती है यही क्या है? प्रयोज्य आय है। खर्च करने योग्य आय ही प्रयोज्य आय है, जो उपभोग व बचत के बराबर होती है, C प्लस S के बराबर होती है, ठीक है। उपभोग और बचत के बराबर होती है।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग जो आय पर निर्भर नहीं करता है, और यहाँ पर है ये बी से अर्थ क्या है कि ऐसा उपभोग जो आय पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब इसका जो है हम रेखा चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा चित्र है, यहाँ पर हमने c बराबर a प्लस बी वाई लिया है, जो एक रेखीय उपभोग फलन है, और यहाँ पर हमने लिया है y बराबर c प्लस एस। 45 डिग्री समता रेखा भी इसे कहा जाता है। ये एक समग्र पूर्ति रेखा है। ये क्या है? समग्र पूर्ति रेखा है। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? कुल आय। ठीक है, कुल आय जो है, इसका अर्थ है कि कुल आय जो है वो उपभोग और बचत के बराबर होता है। आय जो है वो उपभोग और बचत के बराबर होती है। ठीक है, उपभोग फलन हमें यह बताता है कि आय के स्तर शून्य होने आय का स्तर शून्य के बराबर होने पर भी एक व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता रहता है। यानी कि आय के स्तर शून्य होने पर भी एक व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता रहता है, जिसे स्वायत्त या स्थिर उपभोग कहा जाता है। ठीक है, इस ए का अर्थ है स्वायत्त उपभोग, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए, ये आय रेखा है हमारी, तो यहाँ पर जो उपभोग है, ठीक है, आय शून्य होने पर भी उपभोग कुछ ना कुछ उपभोग होता है। जैसे यहाँ पर 100 इकाई है और आय जो है वो शून्य है। नॉर्मल सी लाइफ में अगर हम लगाएं कि अगर हमारी आय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ उपभोग तो करते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा तो हमारा है। ठीक है, तो वही बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना कि जब आय शून्य के बराबर होती है तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है, जिसे स्थिर या स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। और आय के शून्य स्तर पर अबचत होती है। आय के शून्य स्तर पर जो है अबचत होती है। ठीक है, आय के शून्य स्तर पर अबचत होती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कि आय के ओएम स्तर पर, ये ओएम स्तर है, ओएम स्तर पर जो है, आय के ओएम स्तर पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट BEP है। ठीक है, इस बिंदु पर। ठीक है, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जहाँ पर जो आय है वो उपभोग व्यय के बराबर हो जाता है। जहाँ पर आय जो है वहाँ पर उपभोग व्यय के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो बचत है, ये यहाँ पर जो बचत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो यहाँ पर जो बचत है वो शून्य होती है। यहाँ पर बचत क्या होती है? ब्रेक इवन पॉइंट पर बचत जो है वो शून्य है। इससे पहले जहाँ पर बात की थी हमने कि जब आय शून्य होती है तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है, उपभोग कुछ ना कुछ जरूर होता है, और वहाँ पर बचत क्या होती है? मैंने कहा था अबचत होती है, यानी कि बचत ऋणात्मक होती है। बचत क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बचत फलन लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, BEP है, तो यहाँ पर न तो आय ज़्यादा होती है, ना ही उपभोग ज़्यादा होता है, और ना ही यहाँ पर बचत होती है। तो यहाँ पर आय बराबर होती है उपभोग व्यय के, आय बराबर हो जाती है उपभोग व्यय के। ठीक है, उपभोग व्यय के आय बराबर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो बचत है वो क्या होगी? बचत यहाँ पर जो है, बचत यहाँ पर शून्य होगी। ठीक है, और इसके बाद में बात करें कि ये तो हो गया हमारा जो OM स्तर से पहले की बात की, OM स्तर से पहले की बात की हमने। तो OM स्तर से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आय जो है वो शून्य हो तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है। वहाँ पर जो बचत है वो ऋणात्मक होती है, अबचत होती है। जब बात करें OM स्तर पर बात करें तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पर आय जो है वो उपभोग के बराबर होता है, जहाँ पर बचत क्या होती है? जहाँ पर बचत शून्य होती है। अब इसकी बाद की बात करें, देखिए अब इसके बाद की बात करें हम, तो इसके बाद में जो है OM स्तर के बाद, ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करें तो यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर समाज जो है बचत करता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो बचत फलन है ये यहाँ पर धनात्मक क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आय है, यहाँ पर जो आय है वो उपभोग से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये इसका ढाल जो है इससे ज़्यादा है और इसका ढाल इससे कम है, यानी कि यहाँ पर जो है आय ज़्यादा हो जाती है उपभोग से, यहाँ पर आय ज़्यादा हो जाती है उपभोग से। ठीक है, उपभोग व्यय से यहाँ पर आय ज़्यादा हो जाती है। और जब आय उपभोग से ज़्यादा हो जाती है तब जो है वो समाज क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर धनात्मक क्षेत्र में आ गया। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। जब आय शून्य होती है तब, जब आय उपभोग के बराबर होती है तब, और जब आय जो है वो इससे उपभोग व्यय से ज़्यादा होता है तब। तीनों ही कंडीशन जो है मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं कि एक रेखीय उपभोग फलन जो है वो हमें यह बताता है कि उपभोग व्यय जो है वो व्यक्ति की प्रयोज्य आय के साथ साथ बदलता रहता है। उपभोग व्यय जो है व्यक्ति की जो खर्च करने योग्य आय है उसके साथ साथ बदलता रहता है। तो ये जो आज की क्लास थी ये हमारी उपभोग फलन के बारे में थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हमारी उपभोग फलन पर थी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एमपीसी, एपीसी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, एक और बात, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।